इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो हेलो डॉक्टर में। अभी तक इस शो में हम कई अलग अलग एक्सपर्ट से कई बीमारियों के बारे में बात कर चुके हैं। आज भी हमारे साथ इस शो में हैं डॉक्टर सपना बोथरा जैन। आप ब्रेस्ट सर्जन हैं, बहुत बहुत स्वागत है सपना जी आपका। ब्रेस्ट सर्जन तो समझ में आता है, आपके नाम के साथ एक और सर्जन है एंडोक्राइन सर्जन। बड़ा नया सा शब्द है, थोड़ा बताएं क्या होता है एंडोक्राइन। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सपना बोथरा जैन। मैंने पहले जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग करी, मास्टर्स किया। उसके बाद में मैंने 3 साल का सुपर स्पेशलिटी कोर्स MCH SGPGI लखनऊ से किया, जो है एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट सर्जरी। ब्रेस्ट सर्जरी जैसा कि इन्होंने कहा कि सभी जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन है, पर एंडोक्राइन सर्जरी एक बहुत ही नई, एक फोकस्ड ब्रांच है जनरल सर्जरी की, जो कि एंडोक्राइन ग्रंथियां जैसे कि थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल ग्लैंड्स, इनके सर्जिकल एस्पेक्ट से डील करती है। मतलब कि वो बीमारियां जिनको सर्जरी की ज़रूरत है। जी, तो इसमें डिफरेंट क्या है, मतलब किस तरीके से क्या अलग चीज़ इसके अंदर होती हैं? देखिए, आजकल ज़माना ही इतना फोकस हो चुका है। हम देखते हैं कि यहाँ पे हैंड सर्जन्स है, फुट सर्जन्स है, तो वैसे ही एंडोक्राइन सर्जरी है। बाकी ब्रांचेस की तुलना में, जैसे अगर हम ले सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ये सारी ब्रांचेस की तुलना में एंडोक्राइन सर्जरी बहुत नया है जी। ये इतना नया है कि पूरे देश में अभी सिर्फ 5 इंस्टीट्यूट्स है जो कि इसकी सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग दे रहे हैं जी। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी अवेयरनेस कितनी ज़रूरत है हमारे जनता को, कि इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक ये पहुंचाना चाहूँगी कि एंडोक्राइन सर्जरी एक नई ब्रांच है, जिसमें लोग जो सर्जन्स हैं वो थायराइड सर्जरी, पैराथायराइड सर्जरी, एड्रीनल सर्जरीज की स्पेशल ट्रेनिंग लेके 3 साल का स्पेशल कोर्स करके स्पेशलिस्ट बनते हैं। अभी तक जो डॉक्टर जनरल सर्जन होते थे वो ही ये थायराइड, पैराथायराइड की सर्जरी करते थे, लेकिन अब इसमें स्पेशल डिग्री करके आप स्पेशलिस्ट बन गए हैं, एंडोक्राइन सर्जन आप इसके अंदर बन गए हैं और स्पेशलिटी फोकस करके इन जितने ये जो अपने ग्लैंड्स हैं इनकी आप सर्जरी करते हैं। यही बात मैं समझी हूँ इस बात से। बिल्कुल। सपना जी, ये थायराइड नोड्यूल क्या होते हैं? थायराइड नोड्यूल एक अंडाकार या गोल आकार की गांठ होती है थायराइड में, जो कि कई कारण से हो सकती है। ये थायराइड कैंसर हो सकता है, या फिर बिनाइन ट्यूमर जो कि मतलब कैंसर रहित गांठ हो सकती है, या फिर जैसे गोइटर, आम भाषा में बोलूँ तो घेंगा भी हो सकता है, जिसमें 1 से अधिक नोड्यूल्स होते हैं। तो मतलब थायराइड नोड्यूल एक गांठ है, थायराइड की गांठ है, पर उसके कारण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। मैं एक आम उसमें बात करूं, जब हम घर परिवार में होते हैं, किसी का वजन घट रहा है, किसी का वजन बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं अपना थायराइड चेक कराया क्या? तो उससे क्या इसका संबंध होता है? जी, थायराइड नोड्यूल जैसे मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, वैसे ही थायराइड नोड्यूल अगर पर्याप्त से अधिक मात्रा में हार्मोन बना रहा है, तो मतलब बॉडी में जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हार्मोन बन रही है बॉडी में जी, तो वो एक बीमारी होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो उस कंडीशन में वजन घटने लगता है। हालांकि पेशेंट को भूख ज़रूर लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, पर वजन कम होता रहता है। साथ में दस्त होना या फिर घबराहट होना, पसीना पसीना आना, ये सारे लक्षण होते हैं थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनने के। और जो आपने कहा कि वजन बढ़ रहा है जी, ये होता है जब थायराइड हार्मोन कम बन रहा होता है जी, तो उस किस्से में ये वजन बढ़ाता है। तो क्या यही 2 लक्षण होते हैं मेन, जिससे हमें पता चले कि हमारे को थायराइड हो सकता है और हमें इसकी जांच करानी है? जी देखिए, सही बताऊं तो थायराइड सब में होता है। एक ग्लैंड होता है जो कि सब में होता है, और ये अपने नॉर्मल उपापचय जो मेटाबॉलिज्म फंक्शंस होते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन थायराइड होने का मतलब जो आम जनता समझती है कि थायराइड, मुझे थायराइड है और मैं थायराइड की दवा ले रही हूँ, तो आम भाषा में लोग ये होता है कि उनका थायराइड कम काम कर रहा है और उनको ऊपर से हम थायराइड की दवा दे रहे हैं, मतलब थायराइड हार्मोन दे रहे हैं। लेकिन जो थायराइड नोड्यूल होता है वो किसी भी कारण से हो सकता है, और ज़्यादातर लोगों में ये लक्षण सब में नहीं होते हैं। जैसे थायराइड नोड्यूल में क्या होगा कि मरीज़ को कोई गले में कोई गांठ का दिखाई पड़ना, या फिर गांठ महसूस होना,
ये ऐसे लक्षण होते हैं। और हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि किसी अन्य कारण से गले का अल्ट्रासाउंड कराया हो या सीटी स्कैन करवाया हो, तो उसमें थायराइड में नोड्यूल दिखाई पड़ता है। क्या ये चिंता का विषय होता है? चिंता का विषय है मैं ये नहीं कहूँगी, पर इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम, क्योंकि थायराइड नोड्यूल बहुत ही कॉमन चीज़ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ 5% से कम में ही थायराइड कैंसर होता है। लेकिन 5% में हो सकता है। इसलिए अगर किसी को थायराइड नोड्यूल है तो प्लीज़ अपने थायराइड सर्जन से ज़रूर संपर्क करें, ताकि वो अपने अनुभव से और कुछ जांचों से ये निर्णय ले सकता है कि उसमें कैंसर है या नहीं। सपना जी, आपको क्या लगता है कितना लोग अवेयर हैं थायराइड को लेकर? क्या लोग वाकई में ये छोटे छोटे लक्षण उनको, क्योंकि वजन बढ़ना, कम होना, लोग इन्हें बहुत बड़ा लक्षण नहीं मानते, है ना? अवेयर हैं क्या लोग इसके लिए? अवेयरनेस है सिर्फ थायराइड कि उनको लगता है कि थायराइड होना ही एक बीमारी है जी। हालांकि नोड्यूल के बारे में नहीं पता लोगों हाँ, को। नोड्यूल के बारे में नहीं पता है उनको। बस लगता है कि थायराइड की दवा लेने से थायराइड की बीमारी होती है, मतलब बीमारी है और थायराइड की दवा लेनी पड़ती है। लेकिन थायराइड में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है और बहुत सारे जो कैंसर्स होते हैं थायराइड में, ये जेनेटिक कारण से भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में लोग, बहुत कम लोग हैं जो अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में। कौन सी जांचें होती हैं, कुछ आप बता सकते हैं? कौन से लक्षण आपको लगता है बहुत ज़्यादा हो हमारे दर्शकों को, उन्हें उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जैसे कि मैंने कहा, अगर थायराइड में गांठ दिखाई पड़ रही है या फिर किसी ने बोल दिया कि आपके गर्दन में कोई गांठ दिखाई दे रही है, गला यहाँ से बढ़ जाता है, वो चीज़ भी होती है उसके अंदर, जैसे आप घेंगापन कह रहे थे। घेंगा होता है जिसमें बड़ी गांठ होती है, या फिर पूरा भारीपन लगता है, बाहर से गांठ के रूप में नहीं आता है लेकिन उस बाहर सा महसूस होता है, बाहर सा महसूस होता है। और कोई पेशेंट में कि नोड्यूल इतना बड़ा हो जाता है कि वो सांस की नली पे दबाव करता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर फूड पाइप पे दबाव करता है जिससे खाना या पानी निगलने में दिक्कत होती है जी। और इसके लिए अगर किसी को है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और जांचें 3 जांचें होती है जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है अल्ट्रासाउंड, फिर एक होती है FNAC, जो कि एक हल्की सुई की जांच से हम पता कर सकते हैं कि नोड्यूल में एक्चुअली क्या है, कि कैंसर है या सिर्फ बिनाइन ट्यूमर है। ओके। और एक होता है जो थायराइड फंक्शन टेस्ट, जो हम जानते हैं कि ब्लड टेस्ट के T3, T4 TSH, वो सबसे पहले ये 3 चीज़ें होती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये थायराइड नोड्यूल किस कारण से हुआ है। डॉक्टर, मुझे ये बताएं, जो थायराइड नोड्यूल है, क्या हर नोड्यूल की सर्जरी की जरूरत होती है, कुछ मेडिसिन से भी ठीक हो जाती हैं? जी, अगर गांठ बन गई है तो वो मेडिसिन से ठीक नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर नोड्यूल की सर्जरी करें। लेकिन अगर उसमें कैंसर है तो ये स्वाभाविक है कि ज़्यादातर नोड्यूल्स में हमें कैंसर आता है, तो हम सर्जरी ही करेंगे उसमें, क्योंकि हमें कैंसर को जड़ से निकालना है। लेकिन अगर सिर्फ कैंसर रहित नोड्यूल आता है या बिनाइन ट्यूमर आता है, उस केसेस में हम उसके साइज़ को देखेंगे और उसके हार्मोन स्टेटस को देखेंगे, और उसकी जो FNAC की रिपोर्ट आती है उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इसको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। अगर सिर्फ कुलॉइड नोड्यूल आता है तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, 6 महीने में अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं, और अगर साइज़ बढ़ रहा है तो हम उस केस में हम सर्जरी एडवाइस करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये थायराइड की बात हुई, पैराथायराइड भी एक चीज़ है, वो क्या होता है? जी बिल्कुल, मैं ये सवाल बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम के बारे में तो हमारी आम जनता सभी जानते हैं, लेकिन पैराथायराइड क्या है ये नहीं पता है। और जो ये महीना चल रहा है, जुलाई का महीना, इसको हम इंटरनेशनल पैराथायराइड अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते हैं। तो आपका ये प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करना चाहूँगी लोगों को पैराथायराइड के बारे में बताने का। पैराथायराइड, पैरा का मतलब होता है आसपास, तो मतलब थायराइड के आसपास। पैराथायराइड 4 ग्रंथियाँ होती है जो कि थायराइड के जस्ट पीछे स्थित होती है, अपने गर्दन में ही। और देखने में तो ये एकदम चने की दाल के जो दाना होता है उसके बराबर होता है जी, लेकिन अपनी बॉडी में एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। ये पैराथॉर्मोन नाम का हार्मोन बनाता है, जो कि अपने बॉडी में
कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो इससे क्या मतलब पैराथायराइड को कैसे पता चले, घट जाता है, बढ़ जाता है, जैसे थायराइड का हमें पता चल जाता है? तो जैसे कि थायराइड में नोड्यूल होता है, वैसे पैराथायराइड में भी ट्यूमर हो सकता है। Okay. तो अगर पैराथायराइड में ट्यूमर होता है तो वो पैराथ हार्मोन ज़्यादा बनाने लगता है। तो पैराथ हार्मोन क्या करता है कि अपनी जो हड्डियां हैं, हड्डियों से कैल्शियम निकाल कर Okay. ये ब्लड में संचालित करने लगता है। तो इससे दो चीज़ें हो सकती है। एक तो क्योंकि हड्डियों से कैल्शियम निकाल रहा है तो हड्डियां कमज़ोर हो सकती है, खोखली हो जाती हैं। तो वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि हल्की सी चोट, मान लीजिए कि आप टेबल से ही गिरे हैं, उसमें भी फ्रैक्चर हो सकता है। और दूसरा कि ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, और यही एक तरीका है कि हम इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। और लक्षण जो आम इंसान है वो कैसे समझे इस चीज को? आम इंसान को ज़्यादातर लक्षण जो आते हैं वो होता है कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से। तो अगर किसी को बार बार किडनी में पथरी हो रही है, या बहुत ज़्यादा थकान लगती है, थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं, या जैसे इनडाइजेशन जो बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गैस की दिक्कत हो रही है, कब्ज़ की दिक्कत होती है, उल्टी होना, पेट में अल्सर होना, और पैंक्रियाटाइटिस एक होता है जिसको जो ज़्यादा कैल्शियम जो होता है वो पैंक्रियाज में, जो शुद्ध हिंदी में कहूँ तो अंगाशय में जम जाता है, और पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। ये सारे लक्षण हैं, और जिससे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये मैंने प्रक्रिया बताई है कि हड्डियों से कैल्शियम निकाल कर ब्लड में संचालित करते हैं, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। तो अगर हम इसको स्टार्टिंग में ही पकड़ लें तो हम हड्डियों को बचा सकते हैं, बाकी ऑर्गन्स को भी बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए डॉक्टर सपना जैन से हम बात कर रहे हैं। हमने इनसे थायराइड पे बात करी, पैराथायराइड के बारे में इन्होंने बताया, ये चर्चा आगे जारी रही। अब हम ब्रेस्ट पे बात करना चाहते हैं। महिलाओं के शरीर का ये बहुत ही एक अहम हिस्सा होती है, साथ ही एक मातृत्व का इससे बहुत गहरा जुड़ाव है। बिल्कुल। महिलाओं को समस्याएं भी बहुत होती हैं अपने वक्ष से संबंध में। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कैसे महिलाएं अपने इस महत्वपूर्ण हिस्से का ध्यान रखें? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि एक सबसे बड़ा मिथ है अपनी इंडियन फीमेल्स महिलाओं में कि अगर वो जो कॉमन ब्रा पहनेंगी तो उनको कैंसर हो सकता है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सपोर्ट करने के लिए, और ब्रेस्ट को सपोर्टेड रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ उसका आकार बनाने के लिए, लेकिन उसके शेप को, उसके अंदर के स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए भी ब्रेस्ट सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी। और अपनी जो भारतीय महिलाएं हैं, शर्म बहुत करती हैं। सबसे बड़ी बात समस्या है, बताती नहीं। हाँ, एक तो शर्म है, और एक है कि मेरा परिवार है, मेरा काम है। नहीं, लेकिन आपको अपने परिवार का ध्यान रखना है, लेकिन अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो ही आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगी। तो अगर ब्रेस्ट रिलेटेड कोई भी इशू होती है या प्रॉब्लम होती है, तो आप प्लीज़ किसी भी डॉक्टर से, स्पेशली ब्रेस्ट सर्जन से ज़रूर संपर्क करें। या ब्रेस्ट में कोई गांठ का फील होना, मतलब लगना, या फिर निपल से डिस्चार्ज होना, या निपल से खून निकलना, या चमड़ी का मोटा होना, ये सारे लक्षण ब्रेस्ट कैंसर के हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इसको नज़रअंदाज ना करें, अपनी कोई भी बीमारी को छोटा ना समझें, और अपनी शर्म से बाहर निकलें, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितना आपके लिए आपकी हेल्थ है। ब्रेस्ट में पेन बहुत महिलाएं शिकायत करती हैं कि दर्द रहता है। हाँ, ये ज़्यादातर जो यंग महिलाएं होती हैं, जैसे कि 18 से 35 साल की उम्र में, ये ब्रेस्ट पेन ज़्यादातर जो माहवारी आती है उससे 10-15 दिन पहले से शुरू होता है। हल्का हल्का ब्रेस्ट में पेन होना या भारीपन लगना, जैसे कि सिर्फ छूने से ही दर्द होता हो, ये कॉमन सी चीज़ है। ये जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है, माहवारी है, उसमें जो हार्मोन में बदलाव आते हैं उसकी वजह से होता है। लेकिन अगर ये आपको अपनी दिनचर्या में मतलब हैम्पर कर रहा है, आप अपना इतना दर्द हो रहा है कि आप अपना रोज़ाना का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक बार डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। और कुछ दवाइयाँ हैं जो कि हल्की फुल्की है, आप उनको लेने से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने अभी शुरुआत में कहा कि हमारी भारतीय महिलाएं शर्म करती हैं, खास तौर से शायद ब्रा को लेके काफ़ी मिथ हैं उनके दिमाग में। तो क्या ऐसा आपको कोई स्टडी है आपके पास कि जो पहले की महिलाएं, उनमें कुछ
ब्रेस्ट को लेकर ज्यादा समस्याएं होती थी? अब तो मुझे लगता है अवेयरनेस है फिर भी महिलाओं में, और यंग में तो बहुत ज्यादा है। अवेयरनेस बिल्कुल है, लेकिन मेरे पेशेंट्स ने खुद ने, जो यंग हैं, यंग लेडीज़, वो बोलती हैं कि हमने सुना है कि ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर होता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत रिसर्च हो चुकी है कि कुछ यंग लेडीज़ जो आती हैं कि जो अंडरवायर वाली ब्रा पहनते हैं उससे ब्रेस्ट कैंसर होता है या नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी ब्रा ब्रेस्ट कैंसर नहीं करती है। ब्रेस्ट कैंसर एक तो पर्यावरण की वजह से होता है, कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं, लेकिन ब्रा पहनने से बिल्कुल नहीं होता है। चलिए, अगर किसी को बाय चांस कुछ प्रॉब्लम हो भी गई, कैसे पता चलता है? ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत कैसे होती है और उसको पकड़ कैसे सकते हैं शुरुआत में ही हम? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब शुरुआती ब्रेस्ट कैंसर में एक गांठ होती है जो कि छोटी सी होती है, उसमें दर्द नहीं होता है, और ये सबसे बड़ा कारण है। अपनी महिलाएं उसको नज़रअंदाज कर देती हैं कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और मैं ये फिर से कहना चाहती हूँ कि शुरुआती कैंसर में गांठ के सिवा कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर गांठ होती है तो उसकी जांच अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसको एकदम शुरुआती स्टेज में पकड़ के उसका इलाज कर दें और उसको आपकी सर्वाइवल पे ब्रेस्ट कैंसर हावी ना हो, उसका हम उससे हम बचाव कर सकते हैं। अगर हमें हो गया, पता चल गया, तो शुरुआती सबसे पहले क्या स्टेप लेना चाहिए? सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर जो ब्रेस्ट सर्जन है वो आपके गांठ देख के ही समझ जाते हैं कि ये कैंसर है या सादी गांठ है। और फिर पेशेंट की उम्र के हिसाब से कुछ जांचें होती हैं। अगर 40 से ऊपर की महिला है तो हम मैमोग्राफी कराते हैं जी। मैमोग्राफी में बहुत ही छोटी सी गांठ भी पता चल जाती है, और फिर उसकी हम वही FNAC करवाते हैं और बायोप्सी करवाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि एक बहुत कॉमन सा मिथ है कि अगर हम बायोप्सी करवा लेंगे तो कैंसर होगा तो फैल जाएगा जी। ये बहुत बड़ा मिथ है, बिल्कुल, क्योंकि बायोप्सी छिड़वाते नहीं है, इसलिए छिड़वाते नहीं और दिखाते नहीं है जी। और फिर वो गांठ बढ़ के सीधा स्टेज 1 से स्टेज 3 पे आ जाती है, और बहुत केसेस में स्टेज 4 भी पहुँच जाता है जी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायोप्सी एक बहुत ही अहम हिस्सा है कैंसर डायग्नोस करने का और उसको ट्रीट करने का। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा ये जो मिथ हैं अपने दिमाग से प्लीज़ निकाल दें। जो ब्रेस्ट सर्जरी होती है, इसमें क्या ब्रेस्ट को पूरा ही रिमूव कर दिया जाता है? हाँ, यहाँ पे भी स्टेज का बहुत एक अहम रोल है। अगर अर्ली स्टेज होता है, गांठ छोटी है, तो उसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के जरिए भी ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कि हम सिर्फ गांठ और उसके आसपास का थोड़ा सा हिस्सा निकाल के हम उस कैंसर को जड़ से निकाल सकते हैं, और पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका भी डर है लोगों को कि अगर हम पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालेंगे तो कैंसर तो रह सकता है उसमें। लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस हो गई हैं, और दोनों ही तरीके के जो ट्रीटमेंट है, एक तो पूरा ब्रेस्ट निकालना या फिर सिर्फ गांठ और उसके आसपास का हिस्सा निकालना, दोनों में ही आउटकम सेम है और सर्वाइवल तो सेम है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है मतलब वो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में बेटर है। मतलब कि एक महिला का जो आकार है वो ब्रेस्ट से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हिस्सा एक महिला की बॉडी का। लेकिन तो, जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जान तो बराबर है, आउटकम सर्वाइवल आउटकम दोनों में बराबर है, और अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ हम अच्छी दे सकते हैं मरीज को तो क्यों नहीं। डॉक्टर, क्या ब्रेस्ट की हर गांठ कैंसर होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हर गांठ कैंसर नहीं होती है। स्पेशली जो यंग लड़कियां या फिर जो यंग लेडीज़ हैं, उनमें हार्मोनल का जो सिस्टम है पूरी तरह से सेट नहीं होता है, तो उसकी वजह से बिनाइन ट्यूमर्स, मतलब जो कैंसर रहित गांठें होती हैं, जैसे फाइब्रोएडिनोमा होता है जो कि बहुत कॉमन है, छोटी बच्चियों में भी होता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। वो अगर मान लीजिए छोटी भी है तो ज़रूरी नहीं है कि हर गांठ की सर्जरी होगी और वो आगे जाके कैंसर बने, ऐसी भी संभावना नहीं है। लेकिन एक बार गांठ को जांच करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्ची छोटी है तो उसमें कैंसर नहीं हो सकता है, उसमें भी कैंसर हो सकता है अगर जेनेटिक है, फैमिली में है किसी को। तो हर गांठ कैंसर नहीं होती है, लेकिन हर गांठ को नज़रअंदाज नहीं करना है। डॉक्टर सपना, मैं ये नहीं कहती कि ये बात सही है, अवेयरनेस कारण हो सकता है। पहले ब्रेस्ट कैंसर इतना सुनने में नहीं आता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया ब्रेस्ट कैंसर। इसका क्या कारण आपको दिखाई देता है?
इसका कारण कुछ हद तक अवेयरनेस है कि लोग स्पेशली जो शहरों में रह रहे हैं वो अवेयर हो गए हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। और जो मैमोग्राफी है अपनी, आजकल डिजिटल मैमोग्राफी है, वो जो इतनी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो मैमोग्राफी जो है 0.5 सेंटीमीटर मतलब आधा सेंटीमीटर की भी गांठ को पकड़ लेती है। तो आजकल स्क्रीनिंग भी बहुत अच्छे से चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो लोग स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करा रहे हैं, मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैमोग्राफी करवाते हैं और उसमें गांठ आ जाती है और वो अर्ली स्टेज में पकड़ी जाती है, उसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। तो स्क्रीनिंग की वजह से, अवेयरनेस की वजह से भी कैंसर की जो रेट है वो भी ज़्यादा है। और एक चीज़ है कि लाइफस्टाइल, जो कि पहले की लाइफस्टाइल थी, हेल्दी थी, खान पान अच्छा था, उतनी ओबेसिटी जो मोटापा है उतना नहीं था। लेकिन आजकल हम देखें तो हर दूसरी महिला में मोटापे की प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज का वक्त नहीं मिलता है, खासकर की जो महिलाएं शहरों में रह रही हैं। तो इस वजह से कुछ हद तक ये भी है कारण ब्रेस्ट कैंसर की रेट को बढ़ाने के लिए। एक मिथ मैं और सुनती हूँ, पता नहीं आप उससे मानेंगे नहीं मानेंगे, कम बच्चे होना, कम ब्रेस्ट फीडिंग कराना भी ब्रेस्ट कैंसर का कारण होता है। जी, ये मिथ नहीं है, ये बहुत बड़ा कारण है ब्रेस्ट कैंसर का। अगर लेट प्रेगनेंसी होती है या बच्चे होना नहीं कहूँगी, लेकिन अगर प्रेगनेंसी लेट होती है, मतलब लेट होती है, तो एक बहुत बड़ा कारण है ब्रेस्ट कैंसर की, मतलब ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाती है ये। इसमें क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी लेट होती है तो प्रेगनेंसी के जो 9 महीने होते हैं उस दौरान अपना जो बॉडी का ईस्ट्रोजन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर प्रेग्नेंट है वुमेन तो 9 महीने जो टाइम है उसमें जो ब्रेस्ट है वो ईस्ट्रोजन के इफेक्ट्स में नहीं आती है। तो ये थोड़ा, मतलब हम कह सकते हैं कि ईस्ट्रोजन से थोड़ा रेस्ट मिल रहा है ब्रेस्ट को। तो अगर वैसे ही अगर प्रेगनेंसी लेट हुई है तो जो टाइम हम कहें मेनार्के जो होती है, मतलब महामारी शुरू होने से प्रेगनेंसी तक ज़्यादा टाइम है कि जो ब्रेस्ट ईस्ट्रोजन के इफेक्ट में आया है, तो ये उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। एक बात और, कुछ यंग महिलाओं में ये भी सोच है कि हम बच्चे को दूध पिलाएंगे तो हमारी शेप बिगड़ जाएगी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शेप हालांकि ब्रेस्ट हैवी ज़रूर होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उस दौरान ब्रेस्ट हैवी होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर दूध बन रहा है तो छाती थोड़ी भारी ज़रूर होगी, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है, कुछ टाइम लगता है, लेकिन शेप नॉर्मल आ जाता है। आपको अपना डाइट का और एक्सरसाइज का ध्यान रखना होता है, लेकिन सब चीज़ें, जैसे कि आपका पेट भी नॉर्मल हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद, वैसे भी ब्रेस्ट भी नॉर्मल हो जाता है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत सारी आपने बातें बताई, हम कई विषय पे आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चलते चलते एक बार आपका जो नया विषय है एंडोक्राइन सर्जरी, एक सवाल उस पर और पूछना चाहूँगी। थायराइड के अलावा और कौन सी सर्जरी एंडोक्राइन सर्जरी में हो सकती है? थायराइड है, पैराथायराइड है, इसके तो स्पेशलिस्ट हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो है एड्रीनल ग्लैंड्स, जो कि शुद्ध हिंदी में अधिवृक्क बोलते हैं। ये 2 ग्रंथियां होती हैं, अपने किडनी के ऊपर स्थित होती हैं, ये भी हार्मोन बनाती हैं। और बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, 2 तरह की बीमारियां हो सकती है, या तो हार्मोन ज़्यादा बना रही है या हार्मोन कम बना रही है। हाँ, और भी बीमारियां हो सकती है, लेकिन ये 2 कॉमन बीमारियां हैं। तो वैसे ही एड्रीनल में भी अगर हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, उसमें भी 2-3 तरह के हार्मोन होते हैं, तो किस प्रकार का हार्मोन बना रहा है उस पर ट्यूमर हो सकते हैं। जैसे कि एक होता है फियोक्रोमोसाइटोमा, जो कि मतलब जो बीपी वाला हार्मोन होता है वो बढ़ाता है। तो ऐसे मरीजों को बीपी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी उम्र में बीपी, बढ़ा हुआ बीपी हो सकता है, घबराहट होना, एपिसोड में हेडेक होना, मतलब कुछ दिन नॉर्मल रहेंगे और कुछ दिन बहुत तेज सर दर्द होगा, फिर कुछ ठीक हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें फियोक्रोमोसाइटोमा के लक्षण है। या फिर अगर स्टेरॉइड जो बोलते हैं हम, स्टेरॉइड हार्मोन अपनी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड्स बनाते हैं। ये बेसिकली अपनी बॉडी में एक बहुत ही ज़रूरी तत्व है जो कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स अपनी बॉडी देती है, वो स्टेरॉइड की वजह से देती है। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी यहाँ इंटरव्यू में बैठी हूँ और मुझे घबराहट हो रही है, तो मेरी बॉडी से स्टेरॉइड निकल रहा है और वो मुझे हेल्प कर रहा है कि मैं थोड़ा कोप कर पाऊँ। तो अगर स्टेरॉइड भी अधिक मात्रा में बनता है तो वो भी हड्डियों को गला सकती है, चेहरे पे ज़्यादा बाल आना, वजन बढ़ना, बॉडी से मसल मास कम होना, मोटापा ज़्यादा बढ़ना, ये सारी चीज़ें हैं जो एड्रीनल ग्लैंड के ट्यूमर की वजह से हो सकती है। तो इनकी सर्जरीज भी एंडोक्राइन सर्जन्स करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, आपने एक नए विषय पर बड़े सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। ये थी सपना जी,
बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी आपका। कुल मिला के सपना जी से बात करने के बाद एक बात ही समझ आई है, थायराइड हो, पैराथायराइड हो या ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी आपको थोड़ी सी भी परेशानी हो, उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं। कई बार हम किसी छोटी समस्या को बहुत बड़ा रूप दे देते हैं, अगर उसे सही समय पर पकड़ लेंगे तो शायद हम किसी बड़ी समस्या में फंसने से बच जाएं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।